गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। और अब पीरू और मैं अगले आधे घंटे आपके साथ रहेंगे और बात करेंगे मार्केट्स और इंडिविजुअल स्टॉक्स की। आज हमारे साथ राजेश सतपुते और आशीष बहेती बने हुए हैं पिछले शो से, और फ्रेश पर्सपेक्टिव के लिए 5paisa.com से रुचित जैन जुड़ेंगे और अमित सेठ को भी जोड़ेंगे। डॉक्टर लाल पैथलैब्स के नंबर्स के बाद ग्रुप CFO वेद गोयल से बातचीत करेंगे उनके नंबर्स पर और आगे आने वाले आउटलुक के लिए। और बिग मार्केट वॉइसेस में आज अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी से मार्केट आउटलुक समझेंगे। लेकिन एक बार उससे पहले रुक करते हैं मार्केट का। और 19,600 से बाउंस, मिड कैप इंडेक्स में अच्छी बाइंग, इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छा ट्रैक्शन है इस समय। उसके अलावा अगर आप देखें इंडिविजुअल स्टॉक्स में, जैसा मैं कह रहा हूँ अच्छे मूव्स हैं, तो इंटेलेक्ट डिज़ाइन क्लियरली आज का स्टॉक ऑफ द डे। शानदार मूव्स यहाँ पर। अभी F&O का हिस्सा नहीं है। सुबह मैं सोच रहा था इसको बिग स्टॉक्स में लेने के लिए, लेकिन क्योंकि F&O का हिस्सा नहीं है इसके लिए मैंने ड्रॉप किया था। RBL बैंक, बिरला सॉफ्ट, IEX, सन टीवी, इंडिया बुल्स हाउसिंग, फेडरल बैंक, इंडिया मार्ट, कोलगेट, जी एंटरटेनमेंट, डॉक्टर रेड्डीज। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट बहुत नीचे है। ब्रॉडर मार्केट में तो इनफैक्ट एडवांस डिक्लाइन अभी भी पॉजिटिव है। 1.7:1 का एडवांस डिक्लाइन है। 2-3 स्टॉक्स लोअर साइड पर, संवर्धन मदरसन और डॉक्टर लाल। उसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, वहां पर थोड़ी सी इस समय आपको डिक्लाइन दिखाई देगी। कैनफिन होम्स लगातार 1 वे डाउन मूव रहा है और आज फिर करीब 1.5% नीचे कैनफिन होम्स। निफ्टी इस समय करीब 13 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी अभी भी 200 पॉइंट नीचे। लेकिन वीरो ब्रॉडर मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है। जी हाँ। और चलिए एक काम करते, देखिए अब हम एक एक करके कुछ स्टॉक्स पे थोड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन करेंगे और थोड़ी लॉन्गर टर्म और मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से कॉल्स फटाफट ले लेते हैं। हमारे साथ 4 मेहमान हैं, राजेश सतपुते, आशीष बहेती, रुचित जैन और अमित सेठ। आप सभी का कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। अमित, गुड मॉर्निंग। फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑन इंडिसेस और आपका 2 टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, कल के सत्र में हमने एक सेल ऑफ देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी में, एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बना। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अभी भी हम एक अपने 10 और 20 डेमा के रेंज के बीच में ट्रेड कर रहे हैं, बोथ फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। लगभग इसी जोन के आसपास एक हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है इस अप ट्रेंड में। तो जब तक 20 डेज नॉट वायलेटेड, मुझे लगता है कि स्थिति यहाँ पे सुधरेगी, थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा एंड आई थिंक वी मे मूव अप वंस अगेन। आज के सत्र में थोड़ा सा इंडेक्स को अवॉइड करूंगा। मुझे लगता है कल के सेल ऑफ के बाद थोड़ा सा साइडवेज रहेगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा। स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करूंगा। जो स्टॉक मुझे सबसे पहले पसंद आ रहा है दैट इज DLF। DLF में हमने 3 सत्र पहले एक बेयर ट्रैप देखा था। स्टॉक ने अपना सपोर्ट तोड़ के लगभग 460 465 के लेवल्स चेक किए थे। उस बेयर ट्रैप के बाद हमने एक शार्प बुलिश कैंडल देखी और ऑलमोस्ट अब अपने स्विंग हाई और 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। DLF का प्राइस करंटली 511 का है। टारगेट्स लगभग 522 के रहेंगे और स्टॉप लॉस रखूंगा 503 रुपए का। सेकेंड स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है, काफी डिस्कस भी हुआ बट दैट इज ऑन माय वॉच लिस्ट ऑल्सो, रिलायंस। रिलायंस में मुझे अच्छा खासा ट्रैक्शन नजर आ रहा है। कल के सत्र में हमने एक स्लाइट प्रॉफिट बुकिंग बेरिश कैंडल देखी थी और आज एग्जैक्टली रिवर्स कैंडल है इसमें बुलिश, जस्ट लाइक व्हाट हैपेंड इन डीवीज लैब यस्टरडे। तो रिलायंस में नियर टर्म में मुझे लगता है मोमेंटम 2580 तक इसको ले जा सकता है। स्टॉप लॉस 2500 रुपए का रखेंगे। ओके, चलिए ये बात हो गई इस समय अमित जी की ट्रेड्स। अब चलते हैं रुचित के पास। रुचित, गुड मॉर्निंग। रुचित, आपकी ट्रेड्स क्या होंगे इस समय की? वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेल, 2 स्टॉक्स है खरीदारी की साइड है। सबसे पहले तो मैं डिफेंस स्पेस में ध्यान देना चाहूंगा, क्योंकि डिफेंस एज ए स्पेस देखेंगे तो ओवरऑल ट्रेंड लास्ट कुछ दिनों में अभी भी कोई नेगेट नहीं हुआ है। और हम देख रहे हैं कि जो करेक्शंस भी ये स्पेस में आ रहे हैं, मोर एक टाइम वाइज करेक्शन नहीं हो रहे रादर देन प्राइस वाइज करेक्शन। तो HAL विद इन द डिफेंस स्पेस मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक पिछले 10-15 दिन से बिल्कुल एकदम साइडवेज हो गया है। जो मोर एक टाइम वाइज करेक्टिव फेस था, मोमेंटम रीडिंग्स जो ओवरबॉट थे वो अब वापस सपोर्ट के आसपास हो गए, ये टाइम करेक्शन के बाद में। तो 3820 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे खरीदारी करें 4050 के नियर टर्म टारगेट्स के लिए। और आदित्य बिरला कैपिटल मेरी सेकंड पिक रहेगी, जहां पे स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर है, डिक्लाइंस पे वॉल्यूम्स कम है, प्राइस अप मूव्स आ रहे हैं तो फिर से वॉल्यूम्स का सपोर्ट स्टॉक में मिल रहा है। सो यहाँ पे 190 के स्टॉप लॉस से AB कैपिटल में खरीदारी करें 205 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, आपके भी 2 ट्रेड्स हो चुके हैं। रुचित, राजेश सतपुते जी, आपके ट्रेड क्या होंगे 2? वीरेंद्र, देखिए मेरी नज़र है सीमेंट स्टॉक्स पे। इंडिया सीमेंट को मैं यहाँ पे पिक करूंगा। तो इंडिया सीमेंट अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर बेहतरीन है। 210 के आसपास 1020 DMA का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 213 के आसपास फिलहाल ये मिल रहा है, तो 209 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करें।
इसका टारगेट बनेगा करीबन करीबन 225 का। सेकंड बाय कॉल रहेगा, वो रहेगा फार्मा इप्का लैब। मुझे लगता है कि कल के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे फॉलो थ्रू आ रहा है, तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ इस मोमेंटम को राइड करे। स्टॉप लॉस रहेगा 830 का और टारगेट सेट करे 865 का। ओके, तो इप्का लैब्स यहाँ पर इस समय एक बाय आपके लिए। आई थिंक आशीष बहेती जी के पास चलते हैं। अब आशीष जी, आपकी ट्रेड्स क्या होंगी इस समय की? अनुज जी, मेरी भी ट्रेड एक्चुअली डीएलएफ ही थी। सिर्फ जस्ट मैं ऐड करना चाहूंगा, लेवल सेम ही है अनुज जी जैसे। डीएलएफ अभी फ्लैट दिख रहा है क्योंकि 4 रुपए का एक एक्स डिविडेंड हुआ है स्टॉक में और पूरा सेक्टर का टेलमेंट काफी अच्छा है। इनफैक्ट आप लोढ़ा मैक्रोटेक में भी देखेंगे तो स्टॉक गिरने के बाद अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने मिली है। तो डीएलएफ और पूरे रियलिटी सेक्टर में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है, तो इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। लेवल अमित जी वाली ही है। जो दूसरा स्टॉक है वो है अडानी इंटरप्राइजेस। स्टॉक ने अपने 200 डेमा पे सपोर्ट लेकर वापस आज एक बाउंस बैक देने का अटेम्प्ट कर रहा है और पूरे सेक्टर में पूरे इस ग्रुप में हम देख रहे हैं कि बाइंग इंटरेस्ट अच्छा बना हुआ है। एसीसी अंबुजा में भी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। तो अडानी इंटरप्राइजेस में खरीदारी की सलाह है। 2430 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। हमें लगता है कि ये जो स्विंग है ये 2520 तक के लेवल दिखा सकता है। ओके, तो यहाँ पे लगभग आप समझ लीजिएगा कि 8 ट्रेड्स आपके स्क्रीन पे रखे गए हैं। थोड़ा सा सिलेक्टिव होकर आगे बढ़िएगा। अनुज, मैं मीडिया स्पेस में सन टीवी देखा था। सन टीवी लेके आएंगे एक बार जरा प्लीज। दिसंबर 2021 के बाद के अब तक के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे और ये जुलाई की सीरीज में क्या मूव दिया है इस स्टॉक ने। अनुज, स्पॉटलाइट में इसका उल्लेख भी किया गया था 30 जून से लेके, मतलब आप समझ लीजिए 442 से 551 मीडिया स्टॉक्स की कैटेगरी में लोअर एजेस पे सबसे बड़ा रिवॉर्ड देने वाला, स्विंग देने वाला स्टॉक रहा है ये। क्या रीडिंग है इस स्टॉक पे, कहाँ जा रहा है ये? वीरू, अब थोड़ा सा मैं एक चीज़ कहूँगा इसमें, ये जो हमने स्पॉटलाइट भी लिया था उससे पहले भी एक चीज़ जो डिस्कस की थी, यूनाइटेड स्पिरिट्स के जिस दिन नंबर आए थे उस दिन ये कॉल ली गई थी, क्योंकि वो रीड थ्रू था। रीड थ्रू बहुत ज़रूरी होता है। यूनाइटेड स्पिरिट्स के जो इतने शानदार नंबर्स आए थे उसमें एक आईपीएल का तड़का था। देखिए क्या हुआ था ना, ये इस क्वार्टर में आईपीएल की डील्स रीवर्क हुई थी और उसकी वजह से टीम्स को बहुत पैसा मिला था। और सन टीवी के बाद जैसे हम जानते हैं वो सनराइजर्स हैदराबाद वाली टीम है और इसके लिए उसको वहाँ पर एक फ़ायदा मिला था। ये एक हमारा रीज़न था कि हमने इस स्टॉक को स्पॉटलाइट में चूज़ किया था। मेरे ख्याल से ये ट्रेड मैच्योर होगी जिस दिन सन टीवी के नंबर्स आएंगे। ये हमेशा ऐसे ही होता है इन कंपनियों में, जो ट्रेड है जिस दिन सन टीवी के नंबर्स आएंगे ना, मैं आपको अभी बता देता हूँ, सारी हेडलाइन होगी कि सन टीवी ब्लॉकबस्टर नंबर्स, बेस्ट नंबर्स, ये वो, उस दिन स्टॉक का टॉप बन जाएगा, उस दिन प्रॉफिट बुक करिएगा। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है यहाँ पर। ये कुछ अनरिटन लॉज होते हैं स्टॉक मार्केट के जो आपको समझने होते हैं कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ वाला जो एस्पेक्ट है वो यही होता है। हर कोई बिल्डअप कर रहा है उस नंबर्स को लेकर, नंबर्स आएंगे वहां से आप प्रॉफिट टेकिंग देखना शुरू करेंगे यहाँ पर। जी हाँ, 5 से 51 तो नंबर्स तक का इंतजार कीजिए। मीनवाइल आप लेके आइए आईटीसी। अब इंडेक्स को जो बेनिफिट मिल रहा था रिलायंस का, वो आईटीसी अपने साथ अगर आप देखें तो छीनता हुआ। आईटीसी देर पर 464 अमित सेठ जी, अब आईटीसी एक टेंडेंसी डेवलप कर रहा है। मुझे नहीं मालूम कि क्लोजिंग किस प्रकार की होगी, बट एज ऑफ नाउ इट्स नाउ सस्टेनिंग बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और कर्व 20 डेमा का बहुत समय बाद स्लोपिंग डाउनवर्ड है। आपकी अप्रोच आईटीसी पे क्या होगी, क्योंकि आज का इंटरडे हाई एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रहा। जी वीरेंद्र जी, हमने आईटीसी में आफ्टर दैट डीमर्जर का जो सेल ऑफ की न्यूज के बाद हमने एक थोड़ा सा पुल बैक देखा, शॉर्ट कवरिंग उसे कह सकते हैं। मुझे लगता है कि आईटीसी अब कुछ दिनों के लिए कंसोलिडेशन मोड में चला जाएगा। इमीडिएट इसका स्विंग लो 455 और इनफैक्ट 455 के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। तो मुझे लगता है अब अगले 10-15 दिनों के लिए स्टॉक एक तरह के कंसोलिडेशन मोड में रहेगा। इसमें ज्यादा मोमेंटम हम नहीं देखेंगे। इस कंसोलिडेशन के बाद ही एक नया ट्रेंड, जो मुझे डेफिनेटली लगता है अप ट्रेंड ही है, इमर्ज रहेगा। तो एक बार अवॉइड करें, इसमें साइडवेज एंड कंसोलिडेशन रहेगा अगले 5 से 10 दिनों के लिए। कि मैं आप लोगों के पास वापस आऊँगा। अभी एक मैनेजमेंट हमारा वेट कर रही है। पहली तिमाही में डॉक्टर लाल पैथलैब्स के नंबर्स अच्छे रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 45% बढ़ा है, जो कि अनुमान से ज़्यादा है। साथ ही मार्जिन में भी सुधार देखने को मिला है। नतीजे और फ्यूचर ग्रोथ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO वेद पी गोयल जुड़ गए हैं। गोयल जी, गुड मॉर्निंग। CNBC आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबर्बन का इंटीग्रेशन किस तरीके से चल रहा है।
क्या एकदम स्मूथ जा रहा है वो इंटीग्रेशन? क्या आपको सिनर्जी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, विजिबल है? और कोई और एक्विजिशन आपके दिमाग में है क्या? गुड मॉर्निंग अनुज जी। यस, सो सबर्बन पे हमने जैसे कि बताया है कि हमने पहले फेज का जो हमारा इंटीग्रेशन था, जिसमें हमने जो हमारे बैक एंड की सिनर्जी थी, चाहे आप सपोर्ट फंक्शन लाइक फाइनेंस हो, एचआर हो, आईटी हो, मार्केटिंग हो, वो हमने एक कर दिया है। सेकंड जो हम कर रहे हैं अभी, जो हमारी लैब टेस्टिंग की सिनर्जीज हैं, जैसे हमारे कई जगह पे डॉक्टर लाल लैब भी है और सबर्बन की लैब भी है, पर्टिकुलरली मुंबई में। तो वहां पे भी हमने अपने आप को इंटीग्रेट किया है। वहां पे जैसे एक ही लैब हमारी दोनों ब्रांड को सर्विस कर सकती है, तो वो भी एक सिनर्जी हमारी शुरू हो गई है। थर्ड जो है मार्केटिंग फेसिंग जो हमारी एक्टिविटी है, जो कि जैसे सेल्स टीम है या लॉजिस्टिक टीम है, वो हमारा अभी नेक्स्ट टारगेट है, वो हमारा अभी प्रोसेस में है। तो उसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे सो दैट जो ये सारी फ्रंट एंड बैक एंड की सिनर्जी है वो फॉलो थ्रू हमारे इसमें देखने के लिए मिलेगी। जहां तक अभी हमने देखा है कि जो हमने किया है बैक एंड सिनर्जी, उसमें कुछ हमें एडवांटेज मिली है, चाहे कंजम्पशन को लेके हो, क्योंकि अभी सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया है, प्लस जो हमारी जो ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अप्लीकेबल हो गए हैं। सो इस तरह की नेचुरल हमारी सिनर्जीज आ रही हैं, उसमें बेनिफिट भी दिख रहा है और सिक्वेंशली हम देख रहे हैं कुछ इम्प्रूवमेंट भी हमें दिखी है। दूसरा क्वेश्चन आपका अनुज जी, कोई और प्रोग्राम हमारा एक्सपेंशन का इनऑर्गेनिक का है? तो अभी तो डेफिनेटली एक ही एरिया हमारे लिए बचा है जो कि साउथ का है। बाकी नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट में विद सबर्बन हमें नहीं लगता अभी और कोई हमें जरूरत है इनऑर्गेनिक की। बट साउथ में डेफिनेटली अगर कोई हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली विल लुक इनटू दिस। ओके, बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल मेरा, कंपेटिटिव इंटेंसिटी क्या थोड़ी कम हुई है? क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने काफ़ी रेट्स गिरा दिए थे और मैं नोटिस कर रहा हूँ ऑफ लेट, इवन जैसे फॉर एग्जांपल टाटा 1mg, यहाँ पर भी अब प्राइसेस थोड़े से बढ़े हैं कंपैरेटिवली, जो एकदम बिल्कुल रॉक बॉटम थे वहाँ पर थोड़ा रिलीफ मिला है क्या आपको? जी बिल्कुल। दो तीन क्वार्टर से हमने भी देखा है कि जो पहले जितना एग्रेशन था इन लोगों में, उतना अभी इतना नहीं देखने के लिए मिल रहा है। और यू आर राइट, जो हमने देखा प्राइसिंग भी बढ़ाई है और वो भी एक इंडिकेशन है, क्योंकि वो उस लेवल पे और उस तरह के ऑपरेशंस पे वो सस्टेनेबल नहीं है। सो दोनों ही तरीके से आई थिंक 2-3 क्वार्टर से ये थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है। यहाँ पे जो अग्रेशन इतनी पहले ज्यादा थी वो अभी कम है। ओके सर, गोयल साहब, आगे जाके वॉल्यूम्स को लेके, नॉन कोविड वॉल्यूम्स को लेके आपका आउटलुक क्या है? यहाँ से आगे स्थिति क्या देखते हैं आप? और एक और चीज़, टेस्ट पर पेशेंट वो कुछ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अब, स्पेशली पोस्ट कोविड? नमस्कार वीरेंद्र जी। यस, बहुत अच्छा। दोनों ही सवाल हैं, जो पहले मैं दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ। टेस्ट पर पेशेंट जो है वो हमारे डेफिनेटली बढ़े हैं। इस क्वार्टर में भी हमने देखा 2.81 टेस्ट पर पेशेंट हो गए हैं। अगर हम कई साल पहले जाएं तो ये हमारे 2.4 2.5 के करीब करीब होते थे। इस क्वार्टर में भी अगर सिक्वेंशली भी देखें तो भी हमारा टेस्ट पर पेशेंट करीब हमारा बढ़ा है, तो कंटिन्यूसली। और उसका रीजन क्या है? हमारा जो स्वस्थ फिट है वो काफी अच्छा कर रहा है। तो स्वस्थ फिट का आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे इस क्वार्टर में भी बहुत अच्छा है। हाईएस्ट रेवेन्यू आई है स्वस्थ फिट से इस क्वार्टर में हम। तो इसका रीजन है कि और गोइंग फॉरवर्ड भी जैसे हम ट्रेंड देख रहे हैं स्वस्थ फिट का, उसकी ग्रोथ भी है। तो मुझे लगता है ये टेस्ट पर पेशेंट गोइंग फॉरवर्ड भी थोड़ा बढ़ेगा। ओके, अच्छा सर, ये जो आपकी कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट है, उसमें क्या स्थिति है अभी? मतलब दैट मीन्स मैं एग्जैक्टली आगे के जो क्वार्टर से उनमें एक मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी को
जानने का और गैस करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा है कि जैसे अनुज ने भी टिप्पणी करी कि पूरे स्पेस में कुछ प्राइस हाइक के इंस्टेंसेस विजिबल हैं, आपने लिया सेलेक्टिव ग्रुप्स में। अब प्राइस हाइक्स हो रहे हैं और कॉस्ट बर्डन कैसे हैं इस वक्त, क्या वो अगले 2 क्वार्टर्स में मार्जिन्स को थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे, इस बात की गुंजाइश बन रही है? देखिए, अभी जो हमने प्राइस इंक्रीज लिया था, डेफिनेटली उसका बेनिफिट कुछ हमें मिला है। तो एनुअलाइज बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो करीब करीब 3% का जो हमारा रेवेन्यू पे है वो प्राइस इंक्रीज से है। हालांकि हमने सारे पोर्टफोलियो पे नहीं लिया था, कुछ ही जो हमारे स्पेशलाइज्ड हाई एंड टेस्ट है उस पे लिया था, तो उसका बेनिफिट मिल रहा है। जहां तक मार्जिन्स की बात है, अभी इस क्वार्टर में और जनरली अगर हम पीछे से कंपेयर करें तो डेफिनेटली हमारे मार्जिन्स काफी अच्छे हैं इस क्वार्टर में। ओवरऑल जनरली भी पहली जो फर्स्ट हाफ होती है उसमें हमारे मार्जिन्स ज्यादा रहते हैं सेकंड हाफ से। पर हम जो भी मार्जिन, अगर हमारे इम्प्रूवमेंट भी है तो हमें क्या है, इन्वेस्ट करना बिजनेस में। अगर आप देखेंगे हमारा जो एक्सपेंशन का प्रोग्राम है या जो हमारा रिस्पॉन्स है टू दी कंपटीशन को, तो उसके लिए हमें इन्वेस्ट भी करना है बिजनेस में। तो मुझे लगता है कि हमें इन्वेस्टमेंट भी करना है और हमें एक्सपेंशन भी करना है। तो चाहे वो डिजिटल हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे आईटी हो, तो इन सब में इन्वेस्टमेंट जाएगी। मुझे लगता है जो मार्जिन हम प्री कोविड करते थे, आई थिंक वो मार्जिन मोर स्टेबल है। इस तरह के Q1 के जो अभी हमने मार्जिन देखे हैं वो थोड़े इतने मार्जिन नहीं देखने के लिए मिलेंगे आपको जो अभी हमने देखे हैं इस क्वार्टर। ओके, तो अजय, ये जो कुछ आजकल एक थोड़ा सा हेल्थ क्रेज चल रहा है, तो कई लोग जैसे लिपिड प्रोफाइल वगैरह टेस्ट काफ़ी करा रहे हैं, इसमें आपने कुछ अपटिक देखी है क्या? क्योंकि इसमें मैं अज्यूम करूँगा कि आपके मार्जिन्स काफ़ी अच्छे होंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे टेस्ट है जो एकदम एक्यूरेट शायद लोग ट्रस्ट वाली लैब से ही कराते हैं। जी डेफिनेटली, ये जो हाई एंड टेस्ट है, स्पेशलाइज्ड टेस्ट है, उसमें काफी हमारा रिस्पॉन्स है। इनफैक्ट अगर आप काफी टाइम बाद देखेंगे तो हमें इस B2B साइड में, जो कि लार्जली जो हमारे पास आउटसोर्स होते हैं वो हाई एंड टेस्ट ही आते हैं, तो उसमें हमें काफी अच्छे रिस्पॉन्स मिला है और उसकी ग्रोथ भी अच्छी है और उसका रियलाइजेशन डेफिनेटली कंपेयर टू रूटीन ज्यादा होता है। बट ग्रॉस मार्जिन उसका कम होता है क्योंकि उसमें डिस्काउंटिंग भी होती है। बट EBITDA लेवल पे कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। बट डेफिनेटली दिस सेगमेंट और पोर्टफोलियो विल ग्रो फास्टर। गोयल साहब, ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कितने दिन बाद कराना चाहिए आपके मुताबिक? 6 महीने के अंतराल के बाद या फिर साल भर बाद? मैं कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, बट जहाँ तक मुझे लगता है जो आजकल हेल्थ पे कॉन्शियस हैं लोग और ज़्यादा हमने कोविड के बाद तो देखा ही है डेफिनेटली, तो मुझे लगता है 6 महीने में तो एक बारी कराई लेना चाहिए हम लोगों को एक बारी। चलिए, 6 महीने में एक बार लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर कराइए और दिल का हाल क्या है, कोलेस्ट्रॉल कितना है शरीर में, उसका अंदाज़ा लगाइए। बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और लोग जो हैं वो सेहतमंद होने का पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो आपके वॉल्यूम्स बताते हैं, नॉन कोविड वॉल्यूम स्पेशली। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी स्क्रीन पे अनुज 19616 लग रहा है कि ये फाइनली जाएगा। क्या लगता है अनुज, क्योंकि प्रेशर है हायर लेवल से? बिल्कुल बिल्कुल प्रेशर है वीरू, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रेशर है और 19,600 शायद जाने की तैयारी हो रही है। काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद एल्फ एक्यूरेट एडवाइजर के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए, जैसा मैं कह रहा था ब्रेक से पहले, अब हमारे साथ एल्फ एक्यूरेट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी जुड़ गए हैं। राजेश, गुड मॉर्निंग। कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं आप इस समय, क्या थीम्स पिक कर रहे हैं? हाय अनुज, सी बेसिकली 3 themes फॉर दिस ईयर जो हमने पहले भी बात की हुई थी। वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, और अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल एवरी सेक्टर
बहुत सारी कंपनियां की जितने भी कॉन्फ्रेंस कॉल हुए हैं, they all are looking for increase in capacity expansion. They all are spending over next 2-3 years. तो अगले 2-3 साल में कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कंपनीज का रहने वाला है उसमें हमें बढ़ोतरी दिख रही है. So this is the one theme, the capex theme. Second important theme is credit. तो अगर हम देखेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंस इज अनदर सेक्टर जहां पे हमारा बहुत ही पॉजिटिव व्यू है. विद इन बैंकिंग एंड फाइनेंस में एनबीएफसी शायद ये साल ज्यादा करेगी कंपेयर टू द बैंक्स, क्योंकि लास्ट ईयर बैंक्स हैव डन बेटर देन एनबीएफसी, क्योंकि उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन में उनको बेनिफिट मिल रहा था. ये साल बैंक्स को थोड़ा नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंप्रेशन दिखाई देता है, लेकिन एनबीएफसी को इसका बेनिफिट होने वाला है. तो बैंकिंग एंड फाइनेंस इज द सेकंड सेक्टर. अगर हम नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ की बात करें तो ऑलरेडी नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ डबल डिजिट लास्ट पिछले 7-8-9 महीने से कंसिस्टेंटली रिपोर्ट हो रहा है. सो क्रेडिट ग्रोथ इज इंप्रूविंग, नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ इज फर्दर इंप्रूविंग, एंड दैट इज द अर्ली साइंस दैट इवन कैपेक्स स्टोरी विल कंटिन्यू. ये दोनों इंटरलिंक है. और थर्ड सेक्टर है कंज्यूमर. कंज्यूमर सेक्टर अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर वाज इंपैक्टेड. यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज के रेवेन्यू इंपैक्टेड हुए थे क्योंकि रूरल इकोनॉमी वाज अंडर प्रेशर. दिस ईयर हमें ऐसा लग रहा है कि रूरल इकोनॉमी इज लाइकली टू रिकवर. अगर आप अर्ली इंडिकेटर्स देखिए, जैसे कि टू व्हीलर वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी हमें उसमें इंप्रूवमेंट लग रहा है. और रेनफॉल इज ऑल्सो बाय एंड लार्ज नॉर्मल. एमएसपी प्राइस गवर्नमेंट ने जो इंक्रीज किया हुआ है दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड इलेक्शन ईयर इज ऑल्सो मीन्स थोड़ा बहुत उसमें रूरल इकोनॉमी के लिए बेनिफिट हो रहा है. तो रूरल इकोनॉमी इज गोइंग टू रिवाइव, उसके लिए डिमांड रिवाइव होएगी और रेवेन्यू ग्रोथ विल बी बेटर. सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर कंज्यूमर कंपनीज में लास्ट ईयर बहुत इन्फ्लेशन हाई था, जिसकी वजह से आपका ग्रॉस मार्जिन इंपैक्टेड हुआ था. दिस ईयर इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ दैट. ये साल कमोडिटी प्राइसेस आर रिड्यूसिंग, तो आपके ग्रॉस मार्जिन अभी इंप्रूवमेंट दिखेंगे. So these are the 3 C's for next 12, 18, 24 months where we think, probably good money can be made by the investors. Okay. अच्छा, अगेन क्योंकि ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है और आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है, मैं कंज्यूमर पर आपका काफ़ी ओवरवेट है 25.7%. 2 स्टॉक्स जिन्होंने आपके लिए बहुत पैसा बनाया है, पॉलीकैब और सीजी पावर, क्या अभी भी यहाँ स्टोरी इंटैक्ट है राजेश जी? हाँ, थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूंगा अनुज जी. अगर आप देखेंगे कंज्यूमर में तो सीजी पावर है वो कैपिटल गुड्स में बेसिकली है, और कंज्यूमर में पॉलीकैब इज वन ऑफ आवर होल्डिंग एंड सफारी इज अनदर होल्डिंग व्हिच एंड बोथ हैव बीन ऑफ कोर्स बीन मल्टी बैगर फॉर अस सिंस लास्ट 2 years in our budding beast, and also in our main triple IOP portfolio where probably Polycab would have gone up by 5-6 times. And I think the thesis remains the same. The macro drivers remains the same. Unorganized to organized sector luggage industry में हो रहा है, और उसका clear benefit the one of the company which we have been holding, definitely they are getting the benefit of it. On top of it, consumer preferences जो change हो रहे हैं, for example from soft luggage to hard luggage, उसका भी बहुत बड़ा benefit ये luggage company को मिल रहा है. और तीसरा जो benefit मिल रहा है कि अभी commodity prices भी नीचे जा रहा है, तो उसका और operating leverage भी हमें मिल रहा है. So that is basically the purpose for one of the company into luggage company. Second company, which is the largest company in wire and cable industry, and they are doing extremely well. I'm sure कि recent results हमारे सामने है. फर्स्ट क्वार्टर का जो ऑलरेडी उन्होंने अनाउंस कर चुका है, और काफी पॉजिटिव सरप्राइज रहा कंपेयर टू स्ट्रीट एस्टिमेट्स. Kindly please put a disclaimer because now we are talking about companies. Both these companies we are holding for our portfolio clients, and please put a disclaimer for it. But we are overall very positive on this theme in general, and we continue to remain positive. ओके. अच्छा राजेश जी, मैं एक स्पेस पे आपका व्यू चाहूँगा. अभी आपके आने से पहले इस कार्यक्रम में हम डायग्नोस्टिक स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे थे. डॉक्टर लाल पैथलैब की मैनेजमेंट से मुखातिब हो रहे थे. कोविड के दौरान इनको एक बहुत अच्छा बिजनेस मिला. सडनली अगर आप देखें सभी स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे, लेकिन उसके बाद एक कोलैप्स. इन प्राइसेस पे आपका डायग्नोस्टिक स्टॉक्स पे व्यू प्लस हॉस्पिटल स्टॉक्स एक सब्सटेंशियल वेल्थ क्रिएटर रहे हैं. मतलब सबने पैसा बना के दिया. अब हमारे पास एक यथार्थ हॉस्पिटल, एक नया आईपीओ भी खुला है. इस स्पेस पे आपकी राय, कैसे अप्रोच करना चाहिए, और कंस्ट्रक्टिव व्यू है क्या आपका यहाँ पर? तो अलग अलग सेगमेंट में हम बात करेंगे. आपने फर्स्ट पूछा डायग्नोस्टिक सेक्टर. तो डायग्नोस्टिक सेक्टर इनफैक्ट वी आल्सो बॉट प्री कोविड
early parts of COVID, like I still remember March 2020, April 2020 में हमने भी हमारे पोर्टफोलियो में डायग्नोस्टिक स्टॉक लिए हुए थे, एंड उसके बाद बहुत अच्छा हमें रिटर्न्स मिला. एंड आई ऑलवेज बिलीव कि just what to buy is not important. When to sell is also equally important from the investment perspective. And thankfully, at right valuation, at right price, I think in August 2021, when the pandemic wave 2 was over, we exited the diagnostic stock. And currently, we have a zero holding in diagnostic companies. These companies are great. Unorganized to organize is a major tailwind for the sector. लेकिन यहाँ पे competition भी बहुत बढ़ रही है. खास तौर से हॉस्पिटल्स आर एंटरिंग इनटू दिस स्पेस, और ये हॉस्पिटल्स है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, छोटा सा दुकान वाला चीज नहीं है, ये बड़ी हॉस्पिटल्स है, वो आर एंटरिंग इनटू डायग्नोस्टिक बिजनेस क्योंकि ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है. उसके उपरांत प्लेटफॉर्म कंपनीज आर आल्सो एंटरिंग दिस बिजनेस, और इस सबके उपरांत ये जो बड़ी कंपनियां जो है उनका जो मेजर मार्केट शेयर है, चाहे वो नॉर्थ बेस्ड कंपनी हो या चाहे मुंबई बेस्ड कंपनी हो, तो उनका ग्रोथ जो है वो मैच्योर मार्केट का ग्रोथ अभी स्ट्रक्चरल 4, 5, 6, 7% पे हो गया है. वो 18% से ग्रो नहीं हो सकता है द मैच्योर मार्केट. उसका मतलब ये है कि दे हैव टू नाउ एक्सपांड मोर इनटू टियर 2, टियर 3, टियर 4, टियर 5 टाउन्स एंड सिटीज, जहां से आपको इंक्रीमेंटल ग्रोथ आएगा. बट इट टेक्स टाइम, इट इज ए लॉन्ग जर्नी. वो एक दिन में नहीं आता है, इट टेक्स 2, 3, 4 years. So we like these businesses, but currently we are monitoring them. Currently we are not holding this diagnostic businesses. Coming to second part, आपने hospital business की बात की. Hospital business is a very unique business. On a per hospital basis, एक hospital अगर आप लगाते हो तो 4 साल का payback period normally होता है, जो अच्छा business होता है. लेकिन problem ये होता है कि जैसे ही आपकी occupancy बढ़ जाती है, you have to again invest. So it is a very capital intensive business. These are not B2C. These are highly capital intensive business, and currently we do not have any exposure to hospital business. We like the businesses which are asset light when it comes to consumer, like wire and cable company, one of the largest we hold, one of the largest luggage company we own, one of the largest company which is into dining set, we own that company. We used to own one of the largest plywood company. We own one of the largest consumer electrical company. All these businesses are asset light. They have a huge free cash flow generation. And of course, they offer huge growth potential. So that's how we look at one sector versus other sector on a relative basis. ओके राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे बाजार के इन स्तरों पर अपना आउटलुक अपने शेयर किया हमारे साथ. बहुत बहुत शुक्रिया. निफ्टी अभी करीब 19,611 पे इंट्राडे बेसिस पे अभी एक बार इंट्राडे में वॉलेट हुआ था, बट एग्जैक्टली 19,595 से रिकवर हुआ है. तो ये जोन थोड़ा सा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ. अमित जी, आपका व्यू क्या बन रहा है? कोई और स्टॉक जो कि विटनेस किया हो आपने ट्रेड स्विंग के लिए? जी वीरेंद्र जी, कल भी चार्ट के चमत्कार में दिया था. मेरी नजर डीवी स्लैब पे ही है. मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी मार्केट इंप्रूव करेगा तो इसमें एक अच्छा खासा ट्रैक्शन आएगा. कल का ही स्टॉक रखूंगा लगभग 3700 का, और 3850 के टारगेट्स मेंटेन कर रहा हूँ इसमें. ओके, डिवीज लैब्स यहाँ पर ही नज़र है. एनटीपीसी लेकर आइए एक बार जरा. एनटीपीसी भी हमने डिस्कस किया था आई थिंक 2 दिन पहले, और ये देखिए क्या शानदार रॉकिंग, एक वीक मार्केट में एक बहुत ही शानदार चार्ट. अमित जी, फटाफट कोई व्यूज पर. जी, पीएससी सेक्टर में काफी स्ट्रेंथ है, और यहाँ पे हमने देखा एनटीपीसी, आरईसी, पीएफसी सबने एक अच्छा ट्रैक्शन दिया है. स्टॉक डेफिनेटली अप ट्रेंड में थोड़ा सा एक्सटेंडेड है. फ्रेश पोजीशन तो बनाने नहीं कहूंगा, अगर किसी की पोजीशन है तो बने रहे. 220 के टारगेट्स पॉसिबल है, 202 का स्टॉप लॉस रखिए. चलिए फिर, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आपका भी और रुचित आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए. और वीरू और मैं अब यहाँ से इजाज़त लेंगे, और नीरज जी आ गए हैं स्टूडियो में. आज मूड बिगाड़ा है रुपी ने. डॉलर रुपी इस समय 82.30 पर, और करीब आधे % की वीकनेस. जो कल की एफआई सेलिंग आई, डॉलर इंडेक्स बढ़ा, नीरज जी उसका इम्पैक्ट, और इसी ने मार्केट का भी आज मूड बिगाड़ा. निफ्टी का लेवल आप क्या कह रहे थे, कल चर्चा करेंगे? वही 19,600 और आज का लो वही है 19,595 के करीब. बंद होने लगा इसके नीचे तो थोड़ी दिक्कत है. वैसे 20 डे मूविंग एवरेज 19,550 है. ये जोन का डिफेंड होना जरूरी है.